हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। और आपको पता है एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो 5 जून से लेकर 25 जून तक आपका एग्जाम होना है। तो मैंने आपको 30 प्रैक्टिस सेट आर्यन पब्लिकेशन करा चुका हूँ, और 15 प्रैक्टिस सेट आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के होने हैं। कुल मिला के आपके 45 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, जो कि आपको रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा साबित होंगे। ठीक है, और एग्जाम में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, चित्रलिपि, रेखीय, सांकेतिक या फिर प्रतीकात्मक। तो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, तो वो थी आपकी चित्रात्मक लिपि। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बुस्टोफेदन। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो नाम है वो इंग्लिश वाला ही हिंदी में लिख के आ जाता है, उसको बोलते हैं बुस्टोफेदन। ठीक है, ये किस तरह से लिखी जाती थी, ये दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो यही है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो चित्रलिपि, या फिर इसको बुस्टोफेदर भी कहते हैं। और ये कौन सी है, हड़प्पा वासियों की लिपि है, और ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन लिपि। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेटों में आपको बता रखा है। देखिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो इस तरीके का था। ठीक है, इस तरीके का, हल्का सा, मतलब कुल मिला के त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसका सबसे पूर्वी जो क्षेत्र, पूर्वी स्थान जो था वो कौन सा था, वो आपका आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर जो कहाँ पड़ता है, जो पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है, और हिंडन नदी के किनारे। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। वैसे सारे स्थान आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप देखेंगे तो सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। तो इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक युग की, आद्य ऐतिहासिक युग, या फिर इसको बोल सकते हैं कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं विशाल अन्नागार, वो कहाँ पे मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार ये कहाँ पे मिला है, ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये आपका सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है इससे कि यहाँ पर एक डॉकयार्ड या बंदरगाह मिला था। डॉकयार्ड कह सकते हैं इसको, या फिर बंदरगाह, वो कहाँ पे मिला है, वो मिला है लोथल में। और लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक है, लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। तो ये सारे क्वेश्चन है, बाकी के हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में करा रखे हैं। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्रयुक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। यानी ऐसे सिक्के जिन पर शासकों के नाम हो और चित्र भी थे, वो सिक्के किसके युग में शुरू हुए थे। ऑप्शन है आपके मौर्य, पुष्यभूति, गुप्त या फिर हिंद यूनानी। चित्रयुक्त सिक्के किसके टाइम पे चले थे, हिंद यूनानी के टाइम पे चले थे। ठीक है, हिंद यूनानी, इनको ही इंग्लिश में कहते हैं इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक भी इनको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और जैसे आपसे इनसे और क्या क्वेश्चन बनता है, हिंदू यूनानी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्कों के संबंध में। वो क्वेश्चन है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के,
सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। फिर पूछ रहे किस राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंज सगर, या फिर निजामुद्दीन औलिया, या फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सहरावर्दी संप्रदाय के थे। किसके? सोहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है। और इसके इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, ठीक है। ये इसके संस्थापक थे सोहरावर्दी संप्रदाय के। बात करें चिश्ती संप्रदाय की, तो ये सारे चिश्ती संप्रदाय के संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संप्रदाय की बात करें, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है। संस्थापक, क्लियर। इनकी दरगाह पूछी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो वो है अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह है आपका नई दिल्ली या फिर दिल्ली में, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राज्य राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी भी शामिल थी? ऑप्शन है 1569, 1548, 1580 या फिर 1536। तो अकबर ने जो राजस्व के आंकड़ों का विश्लेषण किया था वो किया था 1580 में, ठीक है। 1580 में इन्होंने एक पद्धति का विकास किया था, उसका नाम था दहसाला पद्धति। दहसाला प्रणाली कह सकते हैं या फिर पद्धति। इसका विकास किया गया था। ये किससे संबंधित थी? ये थी भूमि कराधान से संबंधित थी, यानी भूमि पर टैक्स लगने से संबंधित थी, ठीक है, से संबंधित थी, ठीक है। बात तो आई यहाँ पे अकबर की, तो अकबर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बनता है अकबर का कि अकबर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है अकबर का कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? द्वितीय युद्ध ये हुआ था आपका 1556 में। इसमें किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर वर्सेज हेमू विक्रमादित्य, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य, इसमें अकबर तो लड़ा नहीं था। अकबर की तरफ से किसने लड़ा था? अकबर किसके संरक्षण में लड़ा था? अकबर लड़ा था बैरम खां, बैरम खां के नेतृत्व में। बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने इसमें युद्ध में भाग लिया था। इसमें फिर विजयी कौन आता? तो अकबर की पार्टी विजयी रही थी, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा युद्ध हुआ था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी ये कब हुआ था? ये 1575 में हुआ था। और इसमें किस किसने भाग लिया था? तो अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। और तीसरा देखिएगा गुजरात विजय भी महत्वपूर्ण है अकबर की। ये 1571 में हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो कहाँ पर है? जो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था, किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं आपसे? अकबर ने एक दीन इलाही धर्म चलाया था। क्या चलाया था? दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म जो चलाया था वो कब चलाया था? उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1582। और इस धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका बीरबल। कौन था? बीरबल। इस धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बीरबल था। और बीरबल का यहीं पे लगे हाथ एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि बीरबल का असली नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो महेश दास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकबर की जीवनी लिखी थी
और उसका नाम क्या था? आईने अकबरी। आईने अकबरी, ठीक है। ये किसने लिखी थी? ये अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फारसी भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे अकबर के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आप मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? युवा बंगाल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज? तो हेनरी विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से थे? ये थे युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन जो चला था आपका 1820 से 1830 तक, ठीक है। बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके देखिए, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कर्नल अलकाट और ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की, ठीक है। ये दो व्यक्तियों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखा जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामिनी को के रूप में सीमांकन किया था? यानी देखिए, संथाल एक जनजाति थी, तो उसको बसाने के लिए एक भाग डिसाइड कर दिया था। मान लीजिए इस भाग में ये संथाल जनजाति रहेगी। इसका नामकरण क्या रखा गया था? दामिनी को। कौन सा रखा था? दामिनी को इसका नामकरण कर दिया गया था। और ये कब बसाया गया था? ये बताया गया था 1832 में, ठीक है। इसमें संथाल लोगों को इसने बसा दिया था। अब संथाल लोगों का ही विद्रोह हुआ था। बाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इनको दबाना शुरू किया था, तो दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। तो संथाल विद्रोह भी आपसे पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 और 56 में, 55 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू, दो व्यक्ति थे, सिद्धू कान्हू, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, सिद्धू कान्हू, ठीक है। और संथाल किस राज्य में पड़ता है? ये क्षेत्र, सॉरी, दामिनी को जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में, किस राज्य में पड़ता है? वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई.बी. रामास्वामी नायकर किससे संबंधित है? ब्राह्मणवाद के सुधार से, स्वाभिमान आंदोलन से, निम्न जाति आंदोलन से या फिर साम्यवादी आंदोलन से? तो ये किससे संबंधित है? ये थे आपके, एक तो स्वाभिमानी आंदोलन से संबंधित है और निम्न जाति के आंदोलन से संबंधित है। दोनों जो आपका ऑप्शन है वो आपके एकदम सही है। ई.बी. रामास्वामी दोनों के उद्धार से संबंधित है, निम्न जाति के उद्धार से और स्वाभिमान आंदोलन से भी संबंधित है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, यानी केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? देखिए, दो क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था और कब बनी, ठीक है। तो घोषित किया गया था 1911 में, और बनी कब थी? बनी थी 1912 में, ठीक है। इससे पहले राजधानी क्या थी? यानी पहली राजधानी कौन सी थी भारत की? पहले थी कोलकाता, और 1911 में घोषित कर दिया गया कि दिल्ली भारत की राजधानी रहेगी, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी, ठीक है। अच्छा, दिल्ली के जो वास्तुकार थे, यानी नई राजधानी बनी थी दिल्ली की, तो दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? दिल्ली के वास्तुकार थे, यानी जो इंडिया गेट वगैरह बना हुआ है उसके वास्तुकार कौन है? लुटियंस, एडविन, एडविन लुटियंस, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ये नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस, ठीक है। और ये जो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई थी, तो ये किस उपलक्ष्य में की गई थी? क्योंकि उस समय जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम, वो भारत में आया था और दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। उस समय इसके उपलक्ष्य में ही दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो
इस विभाजन का समर्थन किस पार्टी ने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और गदर पार्टी। देखिए 1905 में हुआ था, गदर पार्टी तो 1913 में गठित हुई थी और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था। और इसका मुझे पता नहीं है, इसका देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? करजन थे भारत के वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। देखिए अभी की क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था, ये यहाँ बताया था मैंने क्वेश्चन ये वाला, एडविन लुटियंस वास्तुकार। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया अभी। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था, तो क्या है? एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका यहाँ से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की निम्नलिखित जनजातियों में से किसका चाय की कृषि और उत्पादन के साथ पुराना ज्ञात संबंध है? उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात हो रही है, खासी, गारो, सिंघफो या फिर जैंतिया। तो देखिए सिंघफो कहाँ मिलती है? सिंघफो मिलती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और ये जनजाति ऐसी है जिसका सबसे पुराना संबंध है चाय की खेती से। खासी, गारो, जैंतिया आपको पता है मेघालय में मिलती है। सबसे पुरानी जनजाति है जिसका संबंध चाय से कौन सी है? सिंघफो। और कहाँ मिलती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ठीक है, और खासी, गारो, जयंती आपको पता ही है, तीनों आपकी मिलती हैं मेघालय। बात हुई है चाय की, तो चाय से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो देखिए। देखिए चाय से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? यानी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो उत्पादन में प्रथम देश चीन है। ठीक है, और उपभोग में यानी कंज्यूम करने में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो उपभोग करने में भी सबसे नंबर 1 पर देश कौन सा है? वो भी आपका चीन ही है। ठीक है, सॉरी, उपभोग करने में देश कौन सा है? उपभोग करने में तो आपका भारत हो जाएगा। और आपसे पूछा था उत्पादन के अलावा निर्यात करने में, यानी कि सबसे ज़्यादा उगा रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कौन सा देश कर रहा है? वो भी आपका चीन ही कर रहा है। इसमें भारत कौन से नंबर पर आता है? उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत आता है दूसरे नंबर पर। भारत सेकंड नंबर पर आता है और चीन फर्स्ट नंबर पर आता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत चाय उत्पादन में कौन से नंबर पर है? चाय उत्पादन में सेकंड नंबर पर है और चाय निर्यात में भी सेकंड नंबर पर है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? चीन में होता है। सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? चीन करता है। और उपभोग करने में सबसे नंबर 1 पे है? भारत। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पी जाती है? भारत में पी जाती है। ठीक है, सुबह शाम दोपहर सब जगह चाय पी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? चाय से पूछा जाता है कि चाय में कौन सा मादक पदार्थ मिलता है? चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन चाय में पाया जाता है। ठीक है, और क्या बन सकता है? तो और बन सकता है आपका कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। और क्या बन सकता है? भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में होती है? तो ये होती है आपकी पश्चिम बंगाल में। सॉरी, पश्चिम बंगाल में नहीं, ये सबसे ज़्यादा चाय जो उत्पादन होता है वो होता है आपका असम में। ठीक है, सबसे चाय किस राज्य में होती है? तो असम में सर्वाधिक चाय होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपने जीआई टैग का नाम सुना होगा, जीआई टैग का नाम सुना होगा, जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था इंडिया में वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। ठीक है, क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए चाय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व है? नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन या फिर कच्छ? सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? वो है आपका कच्छ। और कच्छ किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, कच्छ का पड़ता है गुजरात में। सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वो कच्छ का है। और क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल इसका 12,454, 12,454 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर। और कच्छ के रण में एक जानवर पाया जाता है जिसको बोलते हैं जंगली गधा। जंगली गधा, यह एकमात्र ही ऐसा जगह है भारत में जहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जंगली गधा भारत में कहाँ मिलते हैं, तो कच्छ के रन यहाँ पे कच्छ। देखिए कच्छ जो जगह है वहाँ पे क्या है कि हम्म, आर्द्र भूमि टाइप का है ना, दलदल टाइप का है वो, तो वहाँ पे क्या है, उसको रन बोलते हैं, कच्छ का रन बोला जाता है। तो जंगली गधा कहाँ मिलता है, कच्छ के रन में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कच्छ के रन से, तो कच्छ के रन से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो भी नोट कर लीजिए। देखिए कच्छ का रन से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सफेद रेगिस्तान कहाँ पर है। सफेद रेगिस्तान, सफेद रेगिस्तान किसको बोलते हैं, कच्छ के रन को ही बोला जाता है। दूसरा, आपने सुना होगा लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ पर समाहित होती है, लूनी नदी समाहित होती है कच्छ के रन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, केविथु, केविथु, सॉरी केविथु नहीं, ये तो पूर्वी हो गया। भारत का पश्चिमी बिंदु है गौर मोती, गौर मोती, गौर मोती, ये कहाँ पर है, ये आपका कच्छ के रन में ही है। ठीक है, कच्छ के रन में ही है। और सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन भी कहाँ पर होता है, ये कच्छ के रन में ही होता है। तो नमक का उत्पादन सबसे नंबर 1 पर राज्य कौन सा है, वो आपका गुजराती है। ठीक है, चलिए, और गुजरात के बारे में तो मैंने आपको बताया रखा है पिछली वीडियो में कि एक तो वहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी है और कौन कौन से यहाँ पे वो है, परमाणु केंद्र है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता रखे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह की पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर है। थार का रेगिस्तान रेगिस्तान कहाँ पर है, ये राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अरावली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में ही है थार का रेगिस्तान। ठीक है, फिर बात करें कि अरावली पहाड़ी की, तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अरावली पर्वत के बारे में एक पॉइंट और नोट करिएगा, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, वो भी आपकी अरावली पर्वतमाला ही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं थार रेगिस्तान से, वो भी नोट करिएगा। जैसे ये कहाँ मिलता है, राजस्थान, एक तो अपने भारत में राजस्थान में मिलता है और दूसरा मिलता है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा था कि भारत में गर्म रेगिस्तान कौन सा है, गर्म मरुस्थल या रेगिस्तान, गर्म मरुस्थल कौन सा है, थार का रेगिस्तान है। और ये कहाँ मिलता है, अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ठंडा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ठंडा मरुस्थल पाया जाता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन बोला जाता है ठंडा मरुस्थल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन दिया है, भारतीय पठार का सबसे दक्षिण का बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी द्वारा चिन्हित है, बिलीकोंडा, गिन्नार, नीलगिरी या फिर एनाकोंडा। तो भारतीय जो पठार है, जैसे अपना पता है भारत इस तरह का है, तो ये जो पठार है दक्षिण का बिंदु है ये वाला, ये किस पहाड़ी पर है, ये आपका नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पर नीलगिरी तार मिलते हैं जो कि बकरी के समान होते हैं। और दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी इसकी, उसका नाम क्या है, डोडा बेटा, डोडा बेटा, ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ की। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम भी नोट कर लीजिए, जनजाति। क्वेश्चन पूछाता है कि टोडा जनजाति भारत में कहाँ मिल जाए, टोडा जनजाति मिलती है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की खेती में किसान फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज किस्म के बीजों, रासायनिक उपकरणों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करते हैं, यानी कि फसल की उत्पादकता बढ़े उसके लिए फर्टिलाइजर वगैरह का यूज किया जाता है। वो कौन सी खेती कहलाती है, वो कहलाती है आपकी, ऑप्शन है वाणिज्यिक खेती, प्रारंभिक खेती या फिर आपका निर्वाह खेती। तो खेती कौन सी है, उसको बोला जाता है आपका वाणिज्यिक खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक, एक किस्म है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। निर्वाह खेती क्या होती है, निर्वाह खेती मतलब सिर्फ जीवन जीने के लिए खेती, मतलब खेती आकर क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन है, नमामि गंगे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2000, 2014, 2010 या फिर 2004 में? नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, एनडीए सरकार आने के बाद में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये जो योजना है किसकी है? ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, और किस मंत्रालय के अधीन आती है? ये आती है आपकी केंद्रीय जल संसाधन, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास, नदी विकास और कायाकल्प मंत्रालय। ठीक है, कायाकल्प मंत्रालय के अधीन आती है। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं कायाकल्प मंत्रालय के अधीन ये आती है। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे गंगा की, तो गंगा के बारे में फैक्ट नोट कर लीजिए। कौन कौन से फैक्ट गंगा नदी से पूछे जाते हैं? देखिए, गंगा नदी के बारे में जो जो फैक्ट हैं आप नोट करिएगा। पहला फैक्ट है कि गंगा नदी किन दो नदियों को से मिलकर बनी होती है? गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी होती है? तो ये बनती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदियों से मिलकर बनी है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों से मिलकर बनी है आपकी गंगा नदी। अच्छा, और आपसे जो ये दोनों है नदियाँ, जहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है? उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग पर कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, गंगा का उद्गम जो होता है वो होता है आपका गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री। और क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा ही है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 मीटर, सॉरी 2525 किलोमीटर। ठीक है, क्या है? किलोमीटर में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है यमुना। कौन सी है? यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, गंगा नदी पर कुछ बांध भी हैं, जैसे फरक्का बांध। आपसे पूछा है फरक्का बांध किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। दूसरा भीमगोड़ा बांध। फरक्का बांध कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और एक है भीमगोड़ा बांध, भीमगोड़ा बांध ये कहाँ पड़ता है? ये आपका हरिद्वार में पड़ता है। हरिद्वार में पड़ता है भीमगोड़ा बांध। ये दोनों किस नदी पर है? ये दोनों आपके गंगा नदी पर ही है। ठीक है, क्वेश्चन राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, में स्थित है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो अमेजन वर्षा वन कहाँ पर है? ये आपके दक्षिण अमेरिका में पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं? दक्षिण अमेरिका में पढ़ते हैं। और खासकर जो देश का नाम पूछा जाए आपसे, तो कहाँ पढ़ते हैं? आपके ब्राज़ील में पढ़ते हैं। यानी इसका जो अधिकांश भाग है वो ब्राज़ील देश में फैला हुआ है। ठीक है, और ये पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई में कितना परसेंट योगदान देते हैं? ये 20% योगदान देते हैं। 20% जो योगदान आता है ऑक्सीजन का, वो कहाँ से मिलती है? हमें अमेजन वर्षा वन से ही मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? वो अमेजन वर्षा वन में ही मिलती है। ठीक है, जैव विविधता से याद आया कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1987 में यूएनईपी द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इन्वायरमेंट प्रोग्राम में इन्वायरमेंट से संबंधित होगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल प्रदूषण को रोकना, अग्निशामक यंत्रों में अधिक CFCs का उपयोग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना या फिर CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर रखना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? 1986 के स्तर पर इसको स्थिर रखना इसका उद्देश्य था। बात करें यूएनईपी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? केन्या। केन्या में किस जगह पे है? नैरोबी में। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल का जो शुरुआत है वो अपनी भारतीय संसद से हुई है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और शून्यकाल किसको बोला जाता है?
तो शून्यकाल बोला जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका समय यदि हम डिसाइड करें तो समय कब से कब तक माना जाता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय शून्यकाल का माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस शून्यकाल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1960 से, और ये भारतीय संसद की ही देन है। ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और ये भारतीय संसद की ही देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपसे पता किस तरह से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यकाल की शुरुआत, शून्यकाल का उल्लेख किस में है? तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसकी इसकी देन, इसकी जननी कौन है? भारतीय संसद। भारतीय संसद ही इसकी जननी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं? 4, 10, 8 या 9? तो भारतीय संसद में 4 प्रकार के विधेयकों को पारित किया जाता है। पहला विधेयक है आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा है आपका धन विधेयक। तीसरा है आपका वित्त विधेयक। और चौथा है आपका साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक। अच्छा, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? तो कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? संसद से पारित कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। भाग 6 में कौन से अनुच्छेद है जो राज्य के विधानमंडल से संबंधित है? 1998 से 220, 112 से 175, 168 से 212 या फिर 134 से 198। तो राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? वो है आपके 168 से 212। ठीक है, अनुच्छेद 168 में उल्लेख है, अनुच्छेद 168 में क्या उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, एक विधानमंडल होगा। ठीक है, ये आपका किस में उल्लिखित है? ये आपका उल्लिखित है आपका अनुच्छेद 168 पे। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार, ठीक है, किस में उल्लिखित है? 45 में, 19 में, 32 में या फिर 54 में? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत आपके जब संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अधिकारों का पालन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये भी 5 प्रकार की रिट ही जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। 243 के, 243 बी, 243 सी, 243 जे। देखिए, पंचायतों से संबंधित एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो इसमें क्या था? इसमें इसमें आपके कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद 243 ए से लेके और 243 ओ तक जोड़े गए थे। ठीक है, ये इतने सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो इसमें इसी में आता है ये सारे अनुच्छेद। इसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो लेखाओं से संबंधित है? वो है आपका अनुच्छेद 243 जे। कौन सा है? 243 जे, जो कि पंचायतों के लेखाओं से संबंधित है। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये आपका ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। टेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहते हैं? ये आरबीआई को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को इसको कहा जाता है। इनका काम क्या है? बैंकों को ऋण देना। ठीक है, बैंकों को ऋण देना इसका काम है। इसके अलावा बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की अभी वर्तमान में नए गवर्नर चेंज हो गए, मतलब गवर्नर चेंज हो गए। तो आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं आपके
नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा नए गवर्नर बने हैं। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बाकी जो डिटेल है मैंने आपको बता रखी है पिछली जो प्रैक्टिस सेट है उनमें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ठीक है, उसका काम क्या होता है, मौद्रिक नीति का अध्यक्ष कौन होता है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो एक तरफ से वीडियो देखिए, आपको हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट एफडीआई, जब विदेशी कंपनियां जो भारत में धन का निवेश करती हैं उसी को बोला जाता है एफडीआई। ठीक है, सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा आता है आपका मॉरिशस से। ठीक है, मॉरिशस से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा? देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। वी क्या है? वेग है। यदि हम वेग को दोगुना करेंगे तो वी की जगह कितना आ जाएगा? 2v आ जाएगा। 2v का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4v²। यानी वी की जगह अब कितना आ गया? 4v आ गया है, यानी पहले का कितना गुना हो गया? ये 4 गुना हो गया। कितना हो जाएगी? ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, पहले की 4 गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा पहले की 4 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मैं प्रकाश की गति सर्वाधिक है। किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो मैंने आपको बताया हुआ है किसमें होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और उसकी प्रोटॉन की किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे लवक जो रंगहीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्टिक, एपिकोप्लास्टिक, क्रोमोप्लास्टिक या फिर क्लोरोप्लास्टिक। तो जो रंगीन होते हैं उनको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्टिक, और जो रंगीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रंगीन बोलते हैं क्रोमोप्लास्टिक। ठीक है, रंगीन रंगीन जो होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्टिक, और रंगहीन को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्टिक। इनमें रंग नहीं होता है और इनकी वजह से रंग आ जाता है। क्रोमोप्लास्टिक वजह से पौधों में, पौधों के फलों में रंग आता है, फूलों में रंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न से किस एंजाइम का उपयोग होता है? ऑप्शन है आपके कैटालेज, सेल्यूलोज, लाइपेज या फिर हाइड्रोलेज। तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका लाइपेज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा मैंने आप इसमें पूछा था कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो चावल की जो भूसी होती है उससे क्या बनता है? तेल बनता है। चावल की भूसी से तेल बनाया जाता है, उसको बोला जाता है राइस ब्रान तेल। राइस ब्रान तेल। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको बंडर ऑयल बोलते हैं, बंडर ऑयल। इसको बंडर ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको वनस्पति तेल भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? किससे निकलता है? चावल की भूसी से निकाला जाता है। बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज जो एंजाइम होता है किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट देखिएगा, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर के कारण किसका होता है? अल्जाइमर रोग किसमें होता है? ये आपके मस्तिष्क में होता है। किसमें होता है? मस्तिष्क में होता है। अल्जाइमर रोग किसमें होता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है। इससे क्या होता है? याददाश्त, याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है
अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण होती है। किसकी अधिक मात्रा के कारण गठिया रोग हो जाता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की वजह से क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पक्षी वगैरह होते हैं, पक्षी और कीट होते हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पक्षी अथवा कीट का उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, वो किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C-27, PSLV-C-25, PSLV-C-29, PSLV-C-35। तो ये मंगलयान को भेजा गया था, वो किससे भेजा गया था? PSLV-C-25 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को ये भेजा गया था। ठीक है। और किस कहाँ से भेजा गया था? मतलब ये भेजा गया था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा से। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया था। मंगलयान की बात करें तो मंगलयान का जो आपको पता है चिन्ह किस पे लगा हुआ है? मंगलयान किस पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका 2000 के नोट पर। ठीक है। अच्छा, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इसको लाल ग्रह कहते हैं। और इस पर कौन सी गैस पाई जाती है? इस पर मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रोडियो क्या है? रोडियो क्या है? एक रोबोट का जो टैक्सी चलाता है, एक रोबोट जो शहर की सड़कों को साफ करता है, एक रोबोट जो गड्ढों को भरता है, एक रोबोट जो यातायात को सुचारू बनाने में मदद करता है। रोडियो क्या है? रोडियो एक रोबोट है जो यातायात को सुचारू बनाने के में हेल्प करता है। कहाँ पर ये बना है? ये आपका चेन्नई, पुणे और थाने के, चेन्नई, पुणे और थाने, 3 जगह के छात्रों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। कितने छात्रों के द्वारा बनाया गया है? ये 12 छात्रों के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। रोडियो का एक प्रकार का रोबोट है जो यातायात को सुचारू बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन देखिए अगला, विदेशियों से भय को क्या कहा जाता है? विदेशियों से जो भय को क्या कहा जाता है? सीटाफोबिया, टॉक्सीफोबिया, जेनोफोबिया या फिर थियोफोबिया। विदेशियों से भय को क्या कहते हैं? तो विदेशियों से भय को कहते हैं आपका जेनोफोबिया। जेनोफोबिया कहते हैं विदेशियों से भय को। सीटाफोबिया किसको बोलते हैं? सीटाफोबिया बोलते हैं खाने से डर, यानी कि भोजन से डर को बोलते हैं। भोजन से डर लगना सीटाफोबिया है। और टॉक्सीफोबिया क्या है? टॉक्सीफोबिया बोलते हैं जहर से डर लगना। जहर से डर लगना टॉक्सीफोबिया है। और थियोफोबिया क्या है? थियोफोबिया बोलते हैं ईश्वर यानी भगवान से डर लगना। ईश्वर से डरना, ईश्वर से डर लगना क्या कहलाता है? थियोफोबिया कहलाता है। और जेनोफोबिया मैंने आपको बता दिया क्या है, विदेशियों से डर लगना। नेक्स्ट देखिए, पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? जॉन बर्गर, नॉर्मन जोसेफ बुल्डेन, जॉन मैकार्थी या फिर डेविड ब्रैडली। जो बारकोड सिस्टम विकसित किया था पहली बार, किसने किया था? वो किया था नॉर्मन जोसेफ बुल्डेन ने किया था। ठीक है। और ये जॉन मैकार्डी है, ये नाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? तो आपको पता है वर्तमान में क्या है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है। तो AI शब्द देने वाले कौन थे? तो AI शब्द देने वाले यही थे। ठीक है। AI शब्द किसने दिया था? तो वो जॉन मैकार्डी ने ही दिया था। और बारकोड सिस्टम किसने विकसित किया था? वो जोसेफ बुल्डेन ने विकसित किया था। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है। और उसकी बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? यानी कि ILO, ये कहाँ पर है? ये आपका जिनेवा में है। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या फिर मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को इसका मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1 जून को क्या मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस।
1 जून को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? पहला एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? तो पता है आपको पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए थे। कब? 1951 में हुए थे। ठीक है, और कितने वर्ष के अंतर पर होते हैं एशियाई खेल? कितने साल के अंतर पर होते हैं? 4 वर्ष के अंतर पर ये होते हैं। ठीक है, आपको आपसे नया क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2026 में एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? 2026 में एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपके जापान के नगोया शहर में। नगोया, नगोया कहाँ पड़ता है? जापान में। ठीक है, इससे पहले 2022 में हुए थे। 2022 में कोविड के कारण ये 2023 में हुए थे। ठीक है, तो 2022 में कहाँ हुए थे? तो 2022 का नोट कर लीजिए, 2022 में हुए थे चीन में। ठीक है, और 2026 में कहाँ होंगे? 2026 में होंगे जापान में। नेक्स्ट देखिए, को भारतीय नागर निगम का जनक कहा जाता है? भारतीय नागर विमानन का जनक। ठीक है, किसे कहा जाता है? परवेज दामनिया, होमी जहांगीर, जमशेदजी नुसरबानी टाटा, या फिर जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। तो भारतीय नागर विमानन का जनक बोला जाता है जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इन्होंने ही 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। टाटा एयरलाइंस, ठीक है, की शुरुआत किसने की थी? 1932 में जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा ने की थी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जीएस का। फुटबॉल के एक मैच के एक भाग की अवधि कितनी होती है? तो एक भाग की अवधि होती है 45 मिनट। कितनी होती है? 45 मिनट की एक भाग की अवधि होती है। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। ठीक है, 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और इसके कप कप से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से कप इसके फेमस है। एक तो आपको याद रखना है डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध भी फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। और आपका फीफा कप, फीफा कप का संबंध भी फुटबॉल से है। इसके अलावा एक कप और नोट करिएगा, कोपा अमेरिका कप। कोपा अमेरिका का संबंध भी किससे है? कोपा अमेरिका कप का संबंध भी फुटबॉल से है। ठीक है, तो ये था जीएस का पोर्शन। अब शुरू करते हैं मैथ का। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन है, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है, तो तीनों भागफलों का जो योग है वो 74 है। तो तीन संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए, तीन संख्या मान लेते हैं। एक आपकी मान लीजिए एक्स, चूंकि तीनों क्रमागत हैं तो अगली कौन सी जाएगी? x+1, उससे अगली जाएगी x+2। तीनों का आपसे क्या पूछा है? योग पूछा है। यदि हम तीनों का योग कर दें इनका, तो कितना हो जाएगा? x+1 प्लस x+2। इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा? इनका योग आ जाएगा आपका 3x+3। 3x+3, इसमें से हम तीन कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? x+1। x+1 क्या था? हमारा दूसरी संख्या थी, यानी दूसरी संख्या का 3 गुना ही हमारा क्या है? योगफल है। और जो भी योगफल होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए, ये 3 का नहीं कटा, ये भी 3 से नहीं कटा। 12 है और 15 है। 12 है और 15 है, यदि हम 3x+1 बराबर यदि हम 12 रख दें, ठीक है, और एक आएगा 3x+1 बराबर 15। यदि हम यहाँ से 12 रखेंगे, 3 से कट जाएगा तो x+1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 4। यानी बीच वाली संख्या 4 हो गई, तो ये 3 हो जाएगी और ये आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम x+1 बराबर कितना मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा हमको 5। तो बीच वाली संख्या ये 5 है, ये 5 है, तो ये 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 5 6, दो कंडीशन आपके पास मिल रही है। दो कंडीशन मिल रही है, एक तो मिल रही है 3 4 और 5, एक मिल रही है आपकी 4 5 और 6। आपसे बोला है कि एकदम बारी बारी से भाग करते हैं इनमें, तो भागफल का जो योग आना चाहिए वो 74 आना चाहिए। ठीक है, तो तीनों के गुणनफल करेंगे तो हम देखिए इनका गुणा करेंगे, पहली कंडीशन बनेगी 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे में 3। ठीक है, तो जब हम इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, यहाँ से 20 आ रहा है, फिर दोबारा इसमें 4 से भाग करेंगे, फिर दोबारा फिर हम 5 से भाग करेंगे, तो 20 से वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो 15 आएगी, फिर 5 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12 आएगी। जिनका सबका जोड़ कितना आएगा? सबका जोड़ 74 से कम ही आएगा, क्योंकि 20 का 3 गुना 60 होता है। वैल्यू 20 से कम कम आएगी तो ये 74 से कम ही आएगा। तो ये आपका आंसर नहीं बन सकता।
यानी कि जो 12 है वो आपका आंसर नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका बचा 15 वाला। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको 122 की तरह यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसको वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर डी। 3 से विभाज्य संख्याओं के अलावा 1 से 99 की गणना में 5 का अंक कितनी बार आएगा? तो देखिए, मैंने पिछली प्रैक्टिस सेटों में यही क्वेश्चन आया था सेम। तो मैंने बताया था कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कर लीजिए या फिर 99 तक कह लीजिए, क्योंकि 100 में ना तो 5 आता है ना ही 99 में 5 आता है। तो 1 से 100 तक जो 5 आता है वो कितनी बार आता है? 5 आता है 20 बार। ठीक है, अब 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो जो 3 से कट रही हैं और उनमें 5 भी आ रहा है? तो पहली संख्या पड़ती है 15, फिर पड़ती है आपकी 45, फिर आपकी पड़ती है 51, फिर 54, फिर 57 और फिर 75। यानी कि 6 संख्याएं ऐसी पड़ती हैं जिनमें 5 आता है और वो 3 से विभाजित है। तो 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 14। राइट आंसर कितना बनेगा इसका? 14 बन जाएगा। ठीक है, 9 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याएं का योग जो भी होगा, वो किससे करना चाहिए? 9 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 9 से ही कटेगा। देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या 9 से कट रही है, यदि मान लीजिए कोई दो संख्याएं जो 9 से विभाजित हो रही हैं, तो उन संख्याओं का योग भी क्या होगा? 9 से विभाजित होगा। उन संख्याओं का योग भी 9 से विभाजित होगा। और 9 से विभाजितता का नियम क्या कहलाता है दूसरा? कि 9 से विभाजित होने के लिए शर्त ये होती है कि उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। तो इसमें ऐसे कौन से ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है? तो अंकों का योग करके देख लेते हैं। इसके अंकों का योग कितना है? 5 और 5 10 और 3 13। 13 9 से कटता है? नहीं कटता। 5 या 15, 13 से 15 9 से कटता है? नहीं कटता। ये 25 हो जाएगा, ये भी 9 से नहीं कटता। ये 15 3 18, 18 9 से कटता है तो कटता है। तो यही क्या हो जाएगा? इन तीन अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, माना एक सबसे बड़ी संख्या है जो 64 75 49 84 और 41 32 को विभाजित करती है। प्रत्येक दशा में शेषफल समान है, तो एक्स के अंकों का योग बताइए। ठीक है, जब शेषफल समान होता है तो आपको क्या करना होता है? इन संख्याओं के डिफरेंस का एचसीएफ लेना होता है। तो जब हम 64 75 और 49 84 और आपका 41 32, इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो इनका डिफरेंस यानी इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? तो इसमें से इसको हटाएंगे, कितना आएगा? तो ये यहाँ पे एक बचेगा, और 17 में से 8 गए तो 9, और 13 में से 4 गए, 9 गए तो 4, एक 1491 तो यहाँ से बचेगा। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना बचेगा? तो 2 और ये 5, और यहाँ कितना बचेगा? 8, 852 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 852 बचेगा। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना, तो भाग से निकाल लेंगे क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी है, और तो निकाल लीजिए। तो 852 का भाग किसमें देंगे आप? 1491 में देंगे। एक और जाएगा 852, कितना बचेगा आपका? यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा आपका 6, 639। 639 का भाग जब हम 852 में देंगे, कितना बचेगा? एक बार जाएगा, और 639 यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 213। 213 का भाग किसमें जाता है? 639 में। कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। ठीक है, तो एच कितना आ गया? एच आ गया आपका 213। तो एच क्या पूछा था? अंकों का योग पूछा था। 213 के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 213 के अंकों का योग हो जाएगा 2+1, 2+1+3, यानी कि 6। अंकों का योग कितना आ गया? अंकों का योग आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, 2 - के 6/7 का 21 प्लस के 5.25 का मान ज्ञात कीजिए, और बटे में ये भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बोर्ड मास के नियम को आपको फॉलो करना है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे मैंने और वीडियो में बताया हुआ डिटेल में। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ यानी कि का को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या होता है? गुणाई होता है। डी मतलब डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए ऐड, और एन सब्ट्रैक्ट। इस क्रम में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ऊपर वाले को सॉल्व करें तो ऊपर कितना बचेगा? 2 माइनस के, ब्रैकेट में हो जाएगा 6/7, और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 21 प्लस के 5.25। ठीक है, ये तो ऊपर बचेगा, क्योंकि
अब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का नंबर क्या था, ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के अंदर नंबर आएगा ऑफ यानी का वाले का। का की जगह पे कितना लिख दिया मैंने, गुणा लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 और का की जगह कितना जाएगा, गुणा आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 15.8 में से 3.4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 12.4 बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 5 × 2.39। देखिए ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, लेकिन ये वाला गुणा क्या होगा, पहले होगा, ये वाला गुणा बाद में होगा, क्योंकि होगा मतलब क्या, ऑफ ऑफ मतलब गुणा, गुणा ये वाला गुणा पहले होगा, ये वाला गुणा बाद में होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस के 7 से कट जाएगा 3 बार, 6 दिया 18, 18 प्लस के 5.25 बटे में आ जाएगा आपका, और 4 से कट जाएगा ये 3.1 बार, और 3.1 इसमें करेंगे तो 9.3 यहाँ से मिल जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 5.5 गुणा 2.3 9 गुणा करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5×9 = 45 और हासिल के 4, 23×5 = 115 और 119, यानी कि 11.95, 11.95 तो नीचे से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचेगा आपका, 2 माइनस के 18 और 5 23, 23.25 बटे में 11×9 = 20, नीचे कितना हो जाएगा, 11×9 = 20, 20 और 21.25, ऊपर कितना बचेगा, 23 में से 2 हटाएंगे तो 21.25 बचेगा, वो भी किसके, माइनस के, नीचे बचेगा 21.25 प्लस के, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी -1। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी एल और एम का औसत भार 39 किलोग्राम है। एल, एम तथा उनके प्रशिक्षक एन का औसत भार 50 किलोग्राम है। प्रशिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि यदि औसत के बराबर ही यदि कोई नई संख्या जोड़ी जाती है तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब औसत के भार से अधिक भार की कोई संख्या जोड़ी जाती है या फिर कोई वजन जोड़ा जाता है तो हमारा औसत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब यदि जो प्रशिक्षक था वो यदि 39 किलोग्राम का ही होता तो तीनों का औसत कितना रहता, 39 रहता, लेकिन औसत कितना हो गया, बढ़ गया है 50 किलोग्राम। इसका मतलब जो नया प्रशिक्षक है वो कितने किलोग्राम का होगा, तो सभी पे कितना बढ़ा है, तो सभी पे बढ़ा है आपका 11-11 किलोग्राम। कितना बढ़ा है, 11-11 किलोग्राम, यानी कि 11 33 किलोग्राम और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 33 किलोग्राम और बढ़ गया। तो क्योंकि 3 लोगों में बढ़ा है, एल, एम और उसके प्रशिक्षक पे कितना कितना बढ़ा है, 39 और 50 का डिफरेंस 11 है, 33 किलोग्राम और वो लेके आया होगा, जिसकी वजह से जो औसत भार था वो कितना हो गया, 50 किलोग्राम हो गया। तो प्रशिक्षक का जो भार हो गया वो कितना हो गया, 33 + 39 यानी कि 72 किलोग्राम। यानी जो प्रशिक्षक होगा वो कितने किलोग्राम का होगा, 72 किलोग्राम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में, और यहाँ पे वाई कर लीजिए, वाई और जेड इसे 15 दिनों में, और एक्स, जेड और एक्स इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इसे पूरे कितने दिन में कर देंगे। देखिए एक्स प्लस वाई कर रहे हैं किसी काम को 12 दिन में, और वाई और जेड कर रहे हैं 15 दिन में, जेड और एक्स कर रहे हैं इसको 10 दिनों में। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। दिन का जो एलसीएम होता है वही टोटल काम के बराबर माना जाता है। तो 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 5। एक्स प्लस जेड मिलकर 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 4 काम, और ये एक दिन में कर रहे होंगे 6 काम। ठीक है, यदि हम तीनों को जोड़ते हैं तो ये इधर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर हो जाएगा आपका 5 और 4 9 और 6 15, यानी कि इन तीनों का एक दिन का काम कितना है, 15 यूनिट। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। यानी ये तीनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7.5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेंगे, तो 7.5 का भाग कर दीजिए पूरा काम करने के लिए, 60/7.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना जाएगा, 10 तक गुना हो जाएगा, और 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5 से कट जाएगा 2 बार, 7×2 = 8। यानी इन तीनों को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा,
तो 8 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक किराने की दुकान की 5 क्रमागत महीनों के लिए ये बिक्री है, छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि औसत 6,900 हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछले प्रैक्टिस सेटों में आया हुआ है और मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में कराया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, इसका बाकी का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए शेष हिस्सा है आपका ये वाला, शेष पार्ट उस क्वेश्चन का ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है, उनमें से 6 छात्रों का औसत भार कितना है 45। कक्षा छोड़कर जाने जाने वाले का कितना है 54 किलोग्राम। कक्षा में शामिल हो जाते हैं, कक्षा का नया औसत भार बताइए कितना है। ठीक है, 50 छात्र थे, इनका औसत कितना था 50 का औसत था आपका 58 किलोग्राम। ठीक है, 6 छात्र जिनका औसत कितना है 45, जो 6 छात्र गए हैं उनका औसत भार कितना था 45 था, और जो 6 आए हैं उनका कितना है 54 है। ठीक है, तो कक्षा का नया औसत कितना बताइए। देखिए टोटल था 58, 45 वाले गए हैं और 54 वाले आए हैं, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके आए ये, तो ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। ठीक है, कितना 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए हैं। अब ये 9 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ये 9 किलोग्राम कितने लोगों पे बटेगा, ये टोटल लोगों पे बटेगा। देखिए 45 वाले लेके चले गए थे, 45 वाले लेके चले गए थे, 54 वाले लेके आए, यानी 54 किलोग्राम औसत भार वाले लेके आए और 45 किलोग्राम वाले चले गए हैं। कितना एक्स्ट्रा लेके आए ये 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए हैं। ठीक है, 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए, तो 6 लोगों पर कितना एक्स्ट्रा लेके आए 9 54 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। कितना 54 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए, औसत भार 54 किलोग्राम है ना एक का, तो 6 का कितना होगा 54 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। ठीक है, अभी 54 किलोग्राम कितने लोगों में बटेगा, सभी लोगों पर बटेगा, तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा 54/50। 54/50 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.08। ठीक है, यानी इतने किलोग्राम एक्स्ट्रा पड़ेगा हर एक के हिस्से में। पहले कितना पड़ रहा था, पहला पड़ रहा था 58 किलोग्राम, अब हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा 58 प्लस 1.08, यानी कि 59.08 किलोग्राम क्या हो जाएगा, नया औसत भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है, यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। देखिए मिलाया क्या जा रहा है पानी, इसका मतलब दूध तो मिलाया नहीं जा रहा, दूध की मात्रा हमें क्या रखनी पड़ेगी सेम रखनी पड़ेगी, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो था शुरू में था 5:3, अब कितना हो गया 1:2 हो गया। तो अब देखिए दूध पहले 5 था, अब कितना है 1 है, तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, तो इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा ये 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी पहले दूध 5 था अब भी 5 है, पहले पानी कितना था 3 यूनिट था, अब कितना है 10। कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, तो 7 यूनिट की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि पहले टोटल मिश्रण कितना था 60 लीटर था, यानी 5 और 3 8, यानी कि 8 यूनिट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 60 लीटर के बराबर थी। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी जाएगी 60/8, और हमारी कितने यूनिट पानी बढ़ा है 7 यूनिट बढ़ा है, तो 7 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7 की कितनी हो जाएगी 60/8 × 7। ठीक है, 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 15, 15 7 105, 105/2 यानी कि 52.5। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना पानी मिलाया गया है 52.5 लीटर पानी मिलाया गया है। दो बैंक ए और बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात 5:4 है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दो बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है जिससे उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले, उसके द्वारा अपनी बचत बैंक को ए तथा बी में जमा करवाने का अनुपात पाइए। देखिए जब समान ब्याज मिल रहा है, जब आपको समान ब्याज मिल रहा है, तो जिस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा, उसका उल्टा अनुपात हो जाएगा। किसका, उसका उल्टा अनुपात, यानी 5:4 का उल्टा क्या होगा 4:5, यानी वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो किस अनुपात में करेंगे, वो आपका 4:5 के अनुपात में इन्वेस्ट करेंगे, दरों का उल्टा हो जाएगा, तभी तो आपका ब्याज समान मिलेगा। जिस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके उल्टे अनुपात के बराबर आपको, सॉरी जिस अनुपात में उनकी दर का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तब जाके उनका ब्याज क्या होगा समान मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि
दर का अनुपात उल्टा हो जाएगा, तब जाके आपको दोनों का जो ब्याज मिलेगा वो सेम मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी ने क्रमशः 1,70,100 और 97,200 को एक व्यवसाय में निवेश किया। जो भी सहमत है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाना है। यदि ए को बी से 27,27 अधिक मिले हों तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इनको जो लाभ बटेगा 40% तो समान बटेगा, बाकी का जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया होगा। उन्होंने ए और बी ने किस अनुपात में निवेश किया है, तो देखिए 1,70,100 और 97,200, इनका अनुपात निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और ये हो जाएगा आपका 9 से कटेगा, 9 एकम 9 और 9 8 72, 9 9 81, 9 एकम 9 और 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 12 108, 307 पर 3 से 4 बार। इन्होंने जो इन्वेस्ट इनका जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, 7:4 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो ए को कितना अधिक मिल रहा है 4 बी से, तो 3 यूनिट अधिक मिल रहा है। यहाँ 7 है यहाँ 4 है, कितना अधिक मिल रहा है, 3 यूनिट इसको अधिक मिल रहा है, किसको, ए को अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कुल कुल जो लाभ था वो एक्स था, एक्स का 40% तो सामान बट गया, तो अंतर किसकी वजह से आएगा, अंतर आएगा 60% की वजह से, क्योंकि 40% तो आपका सामान बट जाएगा, बाकी का जो हिस्सा बचा कितना बचा 60%। अब इस 60% में भी ए को कितना मिलेगा, इस 60% में भी ए को कितना अधिक मिल रहा है, 3 यूनिट, कितना 3 यूनिट मिल रहा है, अधिक कितने में से मिल रहा है, 7 4 11, 11 में से 3 हिस्सा मिल रहा है किसको, ए को, जो किसके बराबर दे रखा है आपको, जो दे रखा है आपको 2727 के बराबर। ए को कितना अधिक मिल रहा है, 2727 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, यदि कुल लाभ एक्स था उसका 40% तो बराबर बराबर बट गया, तो अंतर किसकी वजह से आ रहा होगा, अंतर आ रहा होगा 60% की वजह से, यानी एक्स का जो 60% है उसमें से भी 3 हिस्सा किसके होंगे, 3 हिस्सा अधिक मिल रहा है किसको, ए को मिल रहा है। टोटल हिस्सा कितना था 11, 7 4 11, जो कि 2727 के बराबर है। 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से कटेगा आपका ये, 3 निम 27, 3 निम 27, 3 से कटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, गुणा कर लीजिए, एक्स बराबर 5 इंटू 11 55 गुणा 303, 55 तिया 165, 16 6 और 55 तिया 165 166। ठीक है, 166 65 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 भागीदार ए बी सी कुल 2,40,000 का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को इतने, बी को 20,000, सी को 25,000 मिलते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था, जिस अनुपात में इन्होंने लाभ बांटा होगा उसी अनुपात में इन्होंने निवेश किया होगा। देखिए ए बी और सी, ए ने कितना निवेश किया था, ए ने निवेश किया था 15,000, सॉरी ए को लाभ कितना हो रहा है, ए को लाभ हो रहा है 15, एक इसको 20, इसको 25। ठीक है, तो इनका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, इनका जो अनुपात बनेगा 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 पचम 25, यानी कि 3:4:5 का अनुपात बनेगा, यानी इसी अनुपात में उन्होंने निवेश किया हुआ। कुल निवेश कितना है, 4 और 3 7 और 5 12, कुल निवेश हो गया आपका 12, लेकिन एक्चुअल में कितना है 24,000, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 24,000 के बराबर हो जाएगी, तो 24 नहीं 2,40,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 20,000। पूछा क्या था, ए और सी ने कितना निवेश किया था, ए और सी ने कितना किया था, 3 और 5 8, 8 की वैल्यू कितनी जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 20,000 गुणा 8, यानी कि 1,60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में हैं और उनकी मजदूरी कितनी है, 8:5:3 के अनुपात में। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत हैं तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी 28,50 है। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बच्चे की दैनिक मजदूरी निकालनी है। ठीक है, देखिए आदमी यानी कि मैन, वुमेन और चाइल्ड, रेशियो कितना दे रखा है, 9:4:1, और इनकी मजदूरी का रेशियो कितना है, 8:5:3। तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, यानी 9 आदमी और प्रत्येक को 8 यूनिट मिल रहा है, तो कुल मजदूरी कितनी होगी इन सबकी, 9 8 72, इसी 4 पंजे 20 और ये हो जाएगी 1 या 3,
यानी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 20 और 72 92 और 3 95, यानी 95 यूनिट को पैसा मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है आपको 2850। तो 95 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2850 है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2850 बटे में 95, 19 पंजे 95, और 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 5 से 30 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30 रुपये। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि यहाँ कुल औरतें कितनी हैं, 60 हैं, लेकिन एक्चुअल में यूनिट के हिसाब से कितनी यूनिट औरतें थी, 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू यदि 60 दे रखी है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 15। इसका मतलब जो बच्चे थे टोटल वो कितने थे, 15 थे। बच्चे कितने थे, टोटल 15 थे। और 15 बच्चों की कुल मजदूरी कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 30 रुपये आई थी, तो 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 30 दिया 90। यानी 15 बच्चों की कुल मजदूरी कितनी है, 90 है। तो एक बच्चे की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 15 की 90 है, एक की कितनी हो जाएगी, 90 बट्टे 15, यानी कि 6 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 3000 पर 5% की दर से एक वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज 2000 पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणांतर गुणा समय बट्टे 100। तो ये जो ब्याज मिल रहा है, इस पे जो ब्याज मिल रहा है वो इस पे जो मिलने वाले ब्याज से कितना कम है, 150 रुपये कम है। ठीक है, तो मूलधन यानी कि 2000 गुणांतर गुणा समय कितना है, n बटे में 100। इस पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3000 गुणा 5 गुणा समय कितना है, 1 वर्ष बटे में 100। और दोनों का अंतर किसके बराबर है, 150 के बराबर। बस सॉल्व कर लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 20 पंजे 100n बराबर 30 पंजे 150 बराबर 150। 150 इधर जाएगा तो 300 हो जाएगा, 100n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। n बराबर कितना जाएगा, 100 बट्टे 3, 300 बट्टे 100 यानी कि 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन स्टेशन ए से चली और 204 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। 45 मिनट के बाद में स्टेशन बी से एक और ट्रेन चली और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए, मान लीजिए आपका ए स्थान है, सॉरी, यहाँ से ये, यहाँ से ये ट्रेन चलती है इधर को और यहाँ से चलेगी आपकी बी ट्रेन इधर को। ठीक है, अब ए की गति क्या है, ए चलती है 204 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब बी कितनी स्पीड चलती है, बी चलती है अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कह रहा है कि ए जो चल रही है वो पहले 45 मिनट चलती है बी की ओर। तो ये बताइए, ए कितने मिनट चल रही है, 45 मिनट चल रही है। तो 204 की स्पीड से 45 मिनट में कितनी चल जाएगी, तो पता है दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। यानी कि 204 गुणा 45, 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 15 3 45, 15 चौक 60, 4 से कटेगा ये 51, 51 3 153। यानी कि ये कितना चल जाएगी 45 मिनट में, 153 किलोमीटर ये दूरी चल जाएगी। अब जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, तब क्या होगा, बी इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी इधर को, बी इधर से चलेगी। तो ये जो दूरी बची, इस दूरी को तय करने में इनको कितना समय लगेगा। तो ये दूरी बची कितनी, टोटल दूरी थी आपकी 855, 855। अब ये दूरी कितनी बची, ये दूरी बची आपकी, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 2 और 0 और आपका 702 किलोमीटर की दूरी है आपकी बच गई। जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, 204 प्लस 30 यानी कि 234 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इनकी बन जाएगी। ठीक है, अब इस स्पीड से ये डिस्टेंस ही कवर करेंगे, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी है, 702, 4 कितनी है, 234 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बार कटेगा, 3 बार। यानी कि इस दूरी को तय करने में इनको 3 घंटे का समय लगेगा। दूरी कवर करने का मतलब क्या है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि जिस स्थान पर मिलेंगी वो उसको स्थान पर पहुंचने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लग जाएगा। इसका मतलब 3 घंटे, बी बी को कितना घंटा लगा इससे मिलने में, 3 घंटा लगा। यानी कि बी 3 घंटे बाद ए से मिल जाएगा। तो बी कितने किलोमीटर दूरी चल जाएगा 3 घंटे में, 1 घंटे में चलता है 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चल जाएगा, 30 या 90।
यानी कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि बी से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये ए से मिल जाएगा। लेकिन आपसे तो ये पूछा कि वो ए से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो जब बी से 90 किलोमीटर की दूरी है ये, तो ए से कितना होगा, और टोटल में से 90 किलोमीटर घटा दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 855। 855 में से 90 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका ये, तो ये बचेगा आपका 765 किलोमीटर। ठीक है, 765 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 765 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी एक दूरी को 90 कदम में तय करता है। अगर वह अपने हर कदम को 20% बढ़ा देता है तो कितने प्रतिशत कदम उसे रास्ते को तय करने में लगेंगे। देखिए, आपको पता है जब हम कदम की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यानी कदम की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो समय क्या लगेगा, हमारा कम लगेगा, और हमें उस दूरी को कवर करने के लिए भी कम कदम को चलना पड़ेगा। कितने परसेंट कम कर चलना पड़ेगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करिएगा। इसमें है कि कितने कदम पसर उठाइए यहाँ से, और कितने कदम उस रास्ते को तय करने में लेने पड़ेंगे, कम भी आपका हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20% बढ़ाया है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी। 5 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 20% तो बढ़ाया है ना, 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब 5 से 6 हो रहा है। तो जो कदम लेने पड़ेंगे वो 6 से 5 लेने पड़ेंगे, उल्टा लेना पड़ेगा तभी। यानी जब हम कदम की स्पीड बढ़ाएंगे तो हम समय हमारा क्या लेना पड़ेगा, समय यानी कदम की संख्या जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी, यानी इसका अपोजिट रिलेशन बनेगा। यानी यदि पहले हमें 5 कदम लेने पड़ रहे थे तो अब हमें कितने कदम लेने पड़ेंगे, सॉरी यदि पहले हमें 6 कदम लेने पड़ रहे थे तो अब कितने लेने पड़ेंगे, हमें 5 लेने पड़ेंगे। 6 की वैल्यू कितनी है, 90। 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू है 90, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/6 × 5, यानी कि 15×15 = 75। यानी अब कितने कदम चलने पड़ेंगे उसे, 75 कदम उसे चलने पड़ेंगे। ये आप स्पीड वाला जो चैप्टर होता है ना, उस तरह से आप समझिए। समझिए कि जब 20% हम हर कदम की स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो अब जो कदम लेने पड़ेंगे वो हमें इसके उल्टा रेशियो में लेना पड़ेंगे। 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है, तो अब जो कदम की संख्या होगी वो 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी यदि पहले हमें 6 कदम ले रहे थे किसी दूरी को कवर करने में, तो अब कितने लेने पड़ेंगे, हमें 5 कदम इसको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 की वैल्यू 90 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 75 हो जाएगी। देखिए ये ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा है कि बताइए सारी कंपनियों का कितनी यूनिट सामान बिना बिका हुआ बच जाता है, बिना बिका हुआ बच जाता है। एक उत्पादित इकाई है, एक बेची हुई इकाई है। यानी 800 उत्पादन कर रहा है तो 650 बेच रहा है, 900 बना रहा है तो 550 बेच रहा है, तो कितना बच गया बेचने से। तो देखिए इस कंपनी कितना बच गया, 800 में से 650 घटा देंगे तो 150, और 900 में से 550 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 350। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 300, इधर बचेगा आपका 50, और यहाँ बचेगा आपका 250। कुल मिला के कितना बच गया, तो ये 300, 600, 600 और 300, 900, 900, 1000, 1100, कितना बच गया, 1100 आपका बच गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको देखिए, यदि 1999 में आय 264 करोड़ थी तो 1999 की लागत कितनी थी, 1999 की लागत कितनी थी। ये आपको क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है परसेंटेज में। ठीक है, 1999 में आय कितनी थी, 264 करोड़ थी, और 1999 की लागत बताइए, परसेंट कितने, 1999 में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 1999 में हो रहा है आपको 65% का लाभ, तो निकाल दीजिए इसको। और 1999 में आय कितनी थी, 264 करोड़ थी, यानी कि मान लीजिए कि जो लागत थी वो एक्स थी, और एक्स पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 65% का लाभ हो रहा है, यानी एक्स का 165% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 264 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा आपका, ऑप्शन देखें, ऑप्शन पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये भी कटेगा। 5 से काटिए 31, 5 से कटेगा आपका 5×3 = 15, और 5×3 = 15, 5 से काटिए 20 पर, और 11 से काटिए 3 बार, 11 से काटिए 11×2 = 22, 44, 3 से काटिए आप 8 बार, 20×8 = 160, एक्स बराबर कितना आ गया, 160। यानी जो लागत है वो कितनी थी, 160 करोड़ थी। ठीक है, कितनी थी, 160 करोड़ की लागत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया है। चित्र देखते हैं। देखिए ये चित्र दे रखा है,
आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, आर स्क्र ब्रैकेट में आ जाएगा आपका थीटा माइनस के साइन थीटा, आर स्क्र थीटा माइनस के साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 60/180। ठीक है, 60 × पाई/180, यानी कि कितने कटेगा, 3 पाई/3। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी अंडर में 3/3/2। तो इसमें वैल्यू रख देंगे। आर कितना था, त्रिज्या कितनी थी, 5 थी, तो ये जगह 5 का वर्ग यानी कि 25। और थीटा कितना था, पाई/3। और साइन 60 पर कितनी आई थी, अंडर में 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो छाएंगे तो आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 25 ब्रैकेट में पाई/3 माइनस के √3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 44 सेंटीमीटर प्रति वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यदि हम आपको बोला है कि ऊंचाई जो है वो 44 सेंटीमीटर प्रति वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी, तो यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहें हम, जो कि प्रति कितनी थी, 2πr। ठीक है, जो दे रखी है आपको 44 के बराबर, तो 2 × 22/7 × r, जो कि 44 के बराबर हो जाएगा। और 5×2 = 44 से 44 एक बार कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7। और आर किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर। ठीक है, पिरामिड का आयतन चाहिए हमें, तो पिरामिड का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है आयतन का। तो 1/3 आधार क्या है, आधार है आपका एक वर्ग, जिसकी भुजा कितनी है, 30। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 30 × 30। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी 30 × 30। ऊंचाई कितनी रखी है, ऊंचाई निकल के आती है आपकी 7। बस इसको सॉल्व करना है। 3 से कटेगा ये 10 बार, और 10 दिया 300 और 2100, 7 दिया कितना आ जाएगा आपका, 2100 घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताइए। तो देखिए लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1320, और परिधि दे रखी है आपको 88। तो बेलन के आधार की परिधि वृत्ताकार होती है, मतलब बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 × r, और आपको 88 दे रखा है, 22×4 = 88, और 2×2 = 4, 7×2 = 14, आर बराबर कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1320। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πrh, जो कि आपका 1320 के बराबर दे रखा है। यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 × आर की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, एच हमें निकालना है 1320 के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ से काटिए आप, 22×6 = 132, यानी कि 60 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा 30 बार, और 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 15 बार, तो एच बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब हमें आयतन चाहिए, क्या चाहिए हमें, आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी, 14, 14 × 14 जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आई, 15। 7 से कटेगा 2 बार, तो 22×2 = 44, और 15 × 14 कितना था, 210। 210 का गुणा कर लेते हैं, तो 0 का 0, 21 चौक 84 के 4 हासिल के 8, 21 84 और 8 92, 92 40, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा है, या फिर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए, बस इसको कंपेयर करना था, इसको थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं इसका क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, वैसे कंपेयर करना था, कंपेयर करके आपको ABCD की वैल्यू निकालनी है, पर लेंथी क्वेश्चन है तो छोड़ ही दीजिए इसको। दो परीक्षा कक्ष ए और बी है, यदि 12 छात्रों को कक्ष ए से कक्ष बी में भेजा जाता है तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्ष बी से कक्ष ए में 24 विद्यार्थियों को भेजा जाता है तो कक्ष ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्ष बी से
विद्यार्थी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, चाहे तो आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखिए, यदि हम पहले ऑप्शन को ही मान लें, ठीक है, ए में विद्यार्थी संख्या पूछी थी, तो ए और बी दो व्यक्ति थे, ये मतलब ए और बी दो क्लास थी। यदि हम ए में मान लें कि टोटल 84 विद्यार्थी थे, पहली कंडीशन में कह रहा है कि 12 छात्रों को बी में भेजा जाता है। जब इसमें से 12 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। और जब 12 बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कक्षा में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इसका मतलब बी में भी टोटल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं, टोटल विद्यार्थी पहले थे आपके 64, हाँ सॉरी कितने थे, 60 थे, जो कि अब 12 जुड़ने के बाद में कितने हो गए, 72 हो गए। ठीक है, तो दोनों क्लास में क्या हो गए, विद्यार्थी आपके समान हो गए। अब कह रहा है कि जब बी से, तो कह रहा है कि जब बी कक्षा से 24 विद्यार्थियों को ए में भेजा जाता है, बी में कितने थे पहले, 60 थे, ए में कितने थे, 84 थे, तो जब इसमें से 24 विद्यार्थी इसमें जोड़े जाते हैं, यहाँ 24 जोड़े होंगे, यहाँ पे 24 माइनस होगा, यहाँ कितने हो जाएगा, 108 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो जब बी से कक्षा ए में 24 विद्यार्थियों को भेजा जाता है तो ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में विद्यार्थी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। 108 36 का 3 गुना होता है, तो होता है 36 से 108 होते हैं, यानी कि 3 गुना है, 3 गुना है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो कि आपका एक तरह का ईजी तरीका होता है ऑप्शन से करने का। नेक्स्ट देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर लिए गए किसी बिंदु से इनकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई दे रखी है अंडरूट में 3 और 2 अंडरूट 3 और 5 अंडरूट 3। त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखिए, इसका यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आपको बहुत कम समय में आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज था ये, इसे किसी बिंदु से यहाँ से लंब डाला जाता है, एक लंब इस पर डाला जाता है, एक लंब इस तरह पर डाला जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी जो कि समान ही होगी, तो भुजा का निकालने फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लंबों की लंबाई दे रखी है, तो √3 2√3 और 5√3। यदि हम यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना चाहें तो 2/√3, तो यहाँ से √3 प्लस के 2√3 प्लस के 5√3, जो कितना हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 8√3। √3 से √3 खत्म, 8 दूनी 16, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 16 निकल के आ गई। आपसे परिमाप पूछा था, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 गुणा भुजा, यानी कि 16 तिया 48। परिमाप कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये डायग्राम दे रखा है आपको, बोला कि उपरोक्त आरेख में ए बी समांतर है डी सी की, ए बी समांतर है डी सी की। ठीक है, और ए और डी का क्षेत्रफल कितना है, 4, ए ओ डी, यानी ये कितने का है, ये 4 का है, तथा और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल दे रखा है 7। बी सी डी कौन सा है, बी सी डी, यानी ये पूरा दे रखा है कितना, 7। तो जब ये पूरा 7 दे रखा है, यानी इसको इसको मिला के 7 दे रखा है, आपको पता है कि ये जो त्रिभुज है इसके बराबर होगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का ऊपर कितना था, 7 था। पूछा किसका था, सी डी ओ, सी डी ओ कौन सा है, सी डी ओ, यानी ये वाला पूछा था, इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का साथ दे रखा था जोड़ पूरा, बी बी सी डी कितना दे रखा था, साथ दे रखा था, ये पूरा आपका साथ दे रखा था, जिसमें से ये दोनों क्या होते हैं, एकदम बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि समांतर हो जाए हैं तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ये 4 हो गया, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 7 था टोटल। आपसे यही पूछा था कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉट 12 थीटा माइनस के 3 कॉट 10 थीटा प्लस के 3 कॉट इसका कॉट 10 थीटा, सॉरी 3 कॉट 8 थीटा माइनस के कॉट 6 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन पहले भी कराया है मैंने। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को मैं अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, लेंथी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। वैसे इनका राइट क्वेश्चन आंसर क्या है आपका, एक इसका ये है और इसका भी ये है। ठीक है, चलिए इनका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, शॉर्ट वीडियो, तो इसमें आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि को स्पर्श करने लगता है, पेड़ के तल से उस बिंदु की दूरी जहाँ शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक
तो यहाँ से टूट जाता है, तो ये टूटा हुआ कहाँ मिलता है आपका, यहाँ मिल जाता है। यहाँ से यहाँ तक का पेड़ था, इस पेड़ को मान लेते हैं हम यहाँ से ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी, ए बी, ठीक है। अब ये यहाँ से टूट गया, तो ये जो बी सी भाग है ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पेड़ की कुल लंबाई चाहिए हमें। अब आपको क्या क्या दे रखा है, शीर्ष से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण ये बनाता है। अब जहाँ शीर्ष पर भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 मीटर है, ठीक है। अब आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम यहाँ से टेन 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो लंब बटे आधार यानी कि ए सी अपॉन में 10, और टेन 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर ए सी अपॉन में 10। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी बराबर कितना जाएगा यहाँ से, 10/√3, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, 10/√3, ठीक है। अब हमें ये चाहिए तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 30 बराबर होता है साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, यानी कि 10/√3 बटे में कर्ण यानी कि सी डी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी जाएगी, साइन 30 की वैल्यू जाती है 1/2, साइन थीटा वाला कितना होता है, एक साइन 30 का होता है 1/2 बराबर 10/√3 बटे में सी डी। सी डी बराबर हो जाएगा आपका, सी डी बराबर दो गुणा हो जाएगा 20/√3, ठीक है। यानी कुल जो लंबाई बनेगी वो कितनी बनेगी, तो कुल लंबाई बन जाएगी आपकी ए सी प्लस सी डी, यानी कि ए सी कितना है 10/√3 और सी डी कितना है 20/√3, कितना आएगा ये 30/√3। 30/√3 का मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30√3 बटे में 3, 3 से कट जाएगा 10 बार, कुल जो लंबाई बनेगी वो 10√3 बन जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 6 लाल गेंदें, 4 हरी गेंदें, 5 नारंगी गेंदें हैं। अगर बैग में 3 गेंदें बेतरतीब ढंग से निकल जाती हैं तो क्या पैकता होगी। देखिए टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंदें हैं आपकी 6 और 4 10 और 5 15, 15 में से कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। तो टोटल संभावना जो बनेगी कितनी बनेगी, 15C3। कौन कौन से कलर की निकालनी है, तो 3 निकालनी है, इनमें से 3 गेंदें या तो लाल होनी चाहिए, नारंगी, लाल कितनी है 6 और नारंगी कितनी है 5, यानी कि 6 में से कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है, 6C3, और 5 में से कितनी निकालनी है, 5 में से निकालने हैं 3। ये आपकी टोटल प्रायिकता बन जाएगी, ठीक है, प्रायिकता। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के आर, 6 - के 3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे में 3 फैक्टोरियल, और 5 - के 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 15C3 का मतलब 15 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 15 - के 3 यानी कि 12 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 6 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं, 6 × 5 × 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा आपका 5 × 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। यहाँ पर मिल जाएगा आपको 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 12 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 से 12 खत्म, 3 फैक्टोरियल खत्म, यहाँ से भी 3 से 3 खत्म। ऊपर बचेगा आपका 6, 6 × 5 = 30 × 120, 120 बचेगा। यहाँ नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 × 20 बटे में 3 दूनी 6 बटे में 15 × 14, 15 × 14 × 13 बटे में फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 होता है। तो 3 से कटेगा आपका 5 बार, 2 से कटेगा आपका 7 बार, ऊपर बचेगा आपका 120 + 20 140 बटे में 6, नीचे हो जाएगा आपका 65 35 × 13, 35 × 13 कितना होता है, तो 35 से 105 और 350 455, 35 × 55 कितना होता है, 35 × 55 सॉरी 35 × 13, 13 × 5 = 65 और 13 × 3 = 39 और 6 = 45, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 140 बटे में
6 × 100 455। ठीक है, सॉल्व करें इसको। 5 से काटिए, 5 से 9 एकम 9, ये आपका 5 से 28 बार, 2 से काटिए 14 बार, 2 से काटिए 3 बार। और कुछ कटेगा तो नहीं कटेगा। 14 बट्टे, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए यहाँ मिस्टेक हुई है आपको। 5 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 5/3 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो इससे तो ये खत्म हो गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से काटिए 5 बार और 6 से काटिए 20 बार। 20 और 5 25, तो ऊपर बचेगा आपका 25। ठीक है, नीचे बचेगा आपका 455। ठीक है, इसको सबको काट दीजिए। ऊपर बचेगा 25/455। 5 से काटिए 5 बार और 5 से काटिए 91 बार। कितनी पैक्ट आई? 5/91। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, एनसीआर का जो फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल और एन माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए रीजनिंग शुरू करते हैं। लेकिन दी गई आकृति श्रृंखला है, इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट आकृति क्या है। तो देखिए ये एल यू है, यहाँ पे एल यू जा रहा है, एक्स पी यहाँ पे एक्स पी, इन दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, बीच वाले दोनों सेम आ रहे हैं। बीच वाले दोनों सेम आना चाहिए, तो एल यू आना चाहिए शुरू में, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और आगे क्या आएगा? इसका उल्टा, एक्स पी का सेम, एक्स पी आगे आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत आकृति का चयन करना है आपको। ठीक है, 5 6 7, 5 6 7 और 5 6 7, जबकि इसमें यहाँ पे 9 आया है, इसका मतलब ये आकृति क्या है? अलग है। बाकी सब में 5 6 7 दे रखा है। चौथी जो आकृति है 5 9 7 वाली कौन सी है? 5 9 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका अलग है। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, पूछा आपसे कि रक्त कोशिकाओं में क्या वहन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या रहता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को क्या कहा गया है इसमें? ऑक्सीजन को कहा गया है, ऑक्सीजन को कहा गया है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को क्या कहा गया है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन को जगह पे कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको पहले कराया गया है मैंने। 74 देखिए, गुड भाषा पिंक को लिखा गया है ये, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? पिंक को लिखा गया है 232, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? देखिए पी का अपोजिट होता है के, पी का अपोजिट क्या होता है? के का नंबर होता है 11, आई का अपोजिट क्या होता है? आर, आर का नंबर होता है 18, एन का नंबर होता है, एन का अपोजिट क्या होता है? एन, एन का होता है एम, एम का नंबर होता है 13, के का होता है पी, पी का होता है 16। जब हम इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? तो देखिए 11 18 29 और 13 42 और 16 58, कितना हुआ? 58। 58 में जब हम 4 से गुणा करते हैं कितना मिलेगा हमें? 232 मिलेगा। ऐसे आपको ग्रीन बार निकालना है। तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी, टी का होता है 20, आर का आई यानी कि 9, ई का क्या होता है? 22, बी, बी का मतलब 22, 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, एन का एम यानी कि 13। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 20 और 9 29 और 44, 29 44 73, 73 और 13 86। 86 में जब हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से नहीं, कितने से करेंगे? कितने? 1 2 3 4 5, 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 अंक थे, तो हमने 4 से गुणा किया, यहाँ 5 है तो 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 430। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। देखिए इनको अरेंज करके आपको एक वर्ड बनाना है, तो वो वर्ड क्या बनेगा? तो देखिए क्या बन सकता है? ONWRED, क्या बन सकता है? वंडर। क्या बनेगा आपका? बंडर बन जाएगा, WONDER, बंडर आपका बन जाएगा। यानी कि 3 सबसे पहले आएगा और आर का कोड कितना है? 4, 3 सबसे पहले और 4 सबसे लास्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो NTPR, इसकी वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत था, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें स्प्रिंट है। चलिए इसको देखिए, 4 28 8 कितना? तो 4 से 28 कैसे बना है? तो 4 का संबंध आप बनाइए 8 से। 4 से 8 कैसे बना है? इसका 3 गुना करिए, 4 गुणा 3 माइनस के 4, 4 3 12 माइनस के 4 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही 28 गुणा 3 करिए, माइनस के 4 कर दिए, 28 3 84 माइनस के 4 कितना हो जाएगा? 80।
कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही बन जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, ब्रांच का कोड कितना ऐसे है, डी टी सी ये बनाया गया है, तो कौन सा संबंध इंगित करता है। इससे क्या बना है, बी से डी बना है प्लस के दो करके, आर से बना है डी, टी प्लस के दो कराएं, ए से प्लस के दो, एन से माइनस के दो किया है, फिर माइनस के दो, फिर माइनस के दो, यानी शुरू के तीन में प्लस के दो हो रहा है, बाद के तीन में माइनस के दो हो रहा है। देखते हैं संबंध किस में मैच कर रहा है। देखिए, पी प्लस दो आर होता है, ये मैच कर ही रहा है आपका यहाँ तक। फिर आपका ये मैच नहीं कर रहा, ए से माइनस के दो आना चाहिए, तो जो आपका प्लस के दो हो रहा है तो ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आई से दो माइनस होना चाहिए, जी में हो रहा है, और जी से दो माइनस ई हो रहा है, एम से दो माइनस करेंगे तो एफ हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बचे आपके, एन में से दो माइनस करेंगे तो 12 एल आना चाहिए, जो कि ये भी नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर सी। आयतन को लीटर में नापते हैं, दबाव को बैरोमीटर से नापते हैं, लंबाई को मीटर से, प्रतिरोध को ओम से। ठीक है, आयतन का मात्रा लीटर में होता है और दबाव को पैरामीटर में, ये तो आपका यंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक नहीं बनेगा, यंत्र। लंबाई को मीटर में नापते हैं और प्रतिरोध को ओम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो अन्य तीन से विषम है। ठीक है, इनमें भिन्नता कौन सी है, तो इनमें भिन्नता आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। देखिए कौन सा भिन्न है इसमें, तो डी एफ ओ, यहाँ प्लस के दो हुआ, प्लस के दो हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस के दो हो रहा है, प्लस के दो हो रहा है, यहाँ प्लस के दो, प्लस के दो, यहाँ पे प्लस के तीन तीन हो रहा है, यहाँ प्लस के तीन तीन हो रहा है, बाकी सब में प्लस के दो दो आ रहा है। तो टी डब्ल्यू जेड सबसे क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन वाले मैंने क्वेश्चन आपको सब कराए हैं अब तक, कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन वाला आपके लिए नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। ठीक है, कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका 11वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इससे पहले मैं आपको 30 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। उम्मीद है आप अब तक सीख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए ये आपको दे रखा है डायग्राम, तो इससे आपको क्वेश्चन मार्क के साथ बताना है क्या आएगा। तो देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें, देखिए यदि हम इस सबको जोड़ लें, तीन हो तो पाँच, और पाँच दस हो चार 14, कितना है 14, 14 में से हम 10 घटा दें, कितना बचेगा हमें 4। इन सबको जोड़ लें, 9 8 17, 17 और 4 21 और 3 24, 24 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 14। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ लें, 6 और 5 11, 11 और 9 19 और 7 26, 26 में 10 घटा दें, कितना बचेगा 16। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें। देखिए 2 और 5 7, 2 और 5 7, और 2 का आधा कितना होता है 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ऐसे ही 4 और 6, 4 और 10 14, 14 में 2 का आधा 2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 6 और 6 और 15 कितना होता है 21, 21 में 6 का आधा 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 8 और 20 28, 28 में 8 का आधा कितना जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप बोर्ड मास का नियम लगाइएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे सुबह भौंकता है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे, जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे उठ जाता है, जरूरी नहीं 3 बजे उठता हो। जॉन का कुत्ता कभी सोता नहीं है, ये भी कथन, दोनों निष्कर्ष आपके नहीं निकल रहे। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकल रहा है, ना तो एक ना ही दो। डी डी किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कथन कह रहा है कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें क्या पूर्वानुमान है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुमति नहीं मिलेगी जो बुक प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो पहला तो अनुमान सही है। प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मौजूद बनाती है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बोला गया है। ठीक है, ये आपका नहीं है, केवल पूर्वानुमान एक आपका निहित है। देखिए बैन आरेख दे रखा है, आपसे पूछा है कि केवल उन पुरुषों को दर्शाता है जो निरक्षर है, निरक्षर वाले आपको दर्शाना है, तो सर्किल के अंदर आना चाहिए और पुरुष वाले गोले के अंदर आना चाहिए, जो कि आपका ये दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि निरक्षर भी होना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए, तो ये आपका ये वाला मैच कर रहा है दोनों गोलों के अंदर। ये किस में है आपका ए में है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ कागज इस्पात हैं, तो कागज का गोला बना लीजिए एक, और एक इस्पात का बना लीजिए। सारे इस्पात धातु हैं, सारे इस्पात क्या हैं धातु हैं, इस
तरीके से बन जाएगा। सारी धातुएं काली हैं, सारी धातुएं क्या है आपकी काली हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ कागज धातु है तो कुछ कागज धातु है, बिल्कुल है। सारा इस्पात काला है, सारा इस्पात काला है, बिल्कुल काला है। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष आपके क्या है निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आप एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10, 11, 14, 23 और 50 में आगे संख्या बताइए क्या आएगी। देखिए 10 से 11 कैसे बनाए, प्लस का 1 करके, फिर कितना बनाए प्लस के 3 करके, फिर आपका यहाँ पे प्लस के 9 हो रहा है, प्लस के फिर यहाँ पे 27 हो रहा है। तो देखिए इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, यहाँ कितना जुड़ेगा 81 जुड़ेगा। 50 में 81 जोड़ें कितना आ जाएगा 131। ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिएगा, इसमें आपको सीरीज को पूरा करना है। तो देखिए ए बी बी सी, यहाँ पे कितना आएगा सी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था पूरा 4 का, तो यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक है, यही सब आपको फॉलो हो रहा है। तो ए बी बी सी, ए बी, फिर यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए, क्या बनना है आपका सी बी बी ए, सी बी बी ए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। इसको देखिए डब्ल्यू टी क्यू, देखिए डब्ल्यू से टी कैसे बना है, -3 हुआ है, फिर -3, फिर -3 करेंगे कितना आएगा एन आएगा। ठीक है, डी से बी कैसे बना है -2, बी से जेड -2, जेड से -2 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। और जी से डी बना है -3, फिर -3 हुआ, -3 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, और पी से एन कैसे बना है, -2 हुआ है, फिर -2 करेंगे तो जी आ जाएगा, एन एक्स एक्स जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसको देखिए, इसको आप कोशिश करिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बी एफ जे, प्लस के 4 हो रहा है, बी से एफ +4 करेंगे तो एन आएगा। ठीक है, जो कि आपका इसमें नहीं हो सकता। बी -4 हुआ है, फिर -4 करेंगे तो जी आएगा, एन की बात में जे इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, फिर एफ से आज जे बना है तो +4 हुआ है, फिर +4 जे करेंगे, 4 करेंगे तो एन +4 कितना होता है 18, यानी कि आर आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। देखिए आकृति में त्रिभुज गिनने हैं आपको। ठीक है, कितने गिनने हैं त्रिभुज, देखिए इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में आपका ये बनेगा आपका यहाँ पे 9, एक बनेगा 10, एक 11, और एक आपका ये 12, 12 के बाद में एक 13, 14, और ये 15, 15 के बाद में आपका ये एक ये बनेगा 16, एक ये 17, 17, और कौन सा बन सकता है इसमें, 17 के बाद में एक ये बनेगा, एक 18, एक आपका ये बनेगा 19, और एक आपका बन जाएगा ये वाला 20। टोटल कितने बनना है इसमें, 20 त्रिभुज इसमें बनना है। इसमें कितने त्रिभुज बनना है देखिए, 1 2 3 और 3 6 3 9, 9 के बाद में एक ये बनेगा 10, एक बनेगा 11, कितने त्रिभुज बनना है इसमें, 11 त्रिभुज इसमें बनना है। इस आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।